Hello students, this lecture is for class 9th physics chapter motion part 2. In this lecture we will be deriving the equations of motion. First of all, you should know what are equations of motion. अभी तक हमने पिछले लेक्चर में कुछ टर्म्स करी थी. यहाँ पर था वेलोसिटी, और वेलोसिटी हमने दो तरीके की करी थी. एक थी इनिशियल वेलोसिटी और दूसरी थी हमारी फाइनल वेलोसिटी. इनिशियल वेलोसिटी को हम u से लिखते थे, फाइनल वेलोसिटी को हम v से लिखते थे. फिर हमने एक टर्म और करी थी विच वॉज कॉल्ड एज acceleration, and that was a. Then we have a term which is time, which is equal to t. Now today we did distance. Distance पहले आप छोटी क्लासेस में d से लिखते थे, अब distance को d से ना लिखकर s से लिखा जाएगा. एंड एक डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए इक्वेशन तो अलग बात है. यहाँ पर ग्राफ अगर ड्रॉ किया जाए तो इस ग्राफ के नीचे जितना एरिया होगा उस एरिया से हमें डिस्टेंस मिलता है, और ये ग्राफ प्लॉट होता है वेलोसिटी टाइम का. तो अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में देखें तो ये लाइन क्या बता रही है, हमें पता है एक्सेलरेशन, और एरिया जो अंडर द ग्राफ होता है वो हमें क्या बताता है, डिस्टेंस क्या है. अब इन सारी जो टर्म्स हैं, इन टर्म्स के अंदर जो डिफरेंट रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप्स को हम इक्वेशंस ऑफ मोशन बोलते हैं. देयर आर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन. फर्स्ट इज u plus at is equal to v. This equation is called as velocity टाइम इक्वेशन. अगर मैं इसको थोड़ा सा उल्ट पलट करके लिखूं, दिस इज v इज इक्वल टू u प्लस ए टी. तो एक इक्वेशन का पहला अल्फ़ाबेट और लास्ट अल्फ़ाबेट को आपस में जोड़ के हम ये बोल सकते हैं कि दिस इज योर वेलोसिटी टाइम इक्वेशन. सेकंड इक्वेशन इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. दिस विल बी कॉल्ड एज डिस्टेंस टाइम इक्वेशन. And third we have v square minus u square is equal to 2as. This is your velocity distance equation. 9th क्लास के अंदर आप एक नई चीज़ करोगे कि इन इक्वेशंस को बनाया कैसे गया, और उसको हम फिज़िक्स की भाषा में या साइंस की भाषा में बोलते हैं डेरिवेशन. और आपकी सिलेबस के अंदर जो डेरिवेशन है वो ग्राफिकली है. ग्राफिकली का मतलब ये है कि ग्राफ की मदद से हम एक इक्वेशन बनाएंगे. तो सबसे पहले ग्राफ प्लॉट करेंगे. ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम वेलोसिटी टाइम का ग्राफ करेंगे, और इसी ग्राफ की मदद से हमने सारी इक्वेशंस डिराइव करनी है. तो इधर हमने क्या लिया, वेलोसिटी, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द ग्राफ. और यहाँ पे मैं जो लाइन ड्रॉ करूँगी, मैं ऊपर से लाइन ड्रॉ करूँगी, मैं ओरिजिन 0 से नहीं करूँगी. अब हमें पता है कि ये एक वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है, मतलब इस पॉइंट पे भी वेलोसिटी है, यहाँ भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है, वेलोसिटी है. तो क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी की कुछ फिक्स्ड वैल्यू है और मेरा ग्राफ यहाँ से शुरू हुआ, तो ये मेरा इनिशियल पॉइंट है, इसीलिए यहाँ पर जो वेलोसिटी की वैल्यू होगी वो क्या कहलाएगी, इनिशियल वेलोसिटी. और इसको हम कैसे कनोट करेंगे, u से, और इस पॉइंट को मैं a लिख लूँगी. ये है तुम्हारा b. अब अगर ये पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग मैं वेलोसिटी देखती हूँ तो ये मेरा फाइनल पॉइंट है. तो ये पूरी जो लाइन है, इसकी जो लेंथ है वो क्या बन जाती है, आपकी v, विच इज़ इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी. सो इनिशियल वेलोसिटी u o a के बराबर है. अगर मैं इसको c बोल दूँ तो जो तुम्हारी फाइनल वेलोसिटी है वो है v, एंड दैट इज़ इक्वल टू
BC. नाउ व्हाट वी डू इज़ कि यहाँ पर मैं इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करूँगी, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी और ये लाइन बन जाती है D. अब क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन की लेंथ और ये सेम है, तो अगर ये लाइन टाइम को डिनोट कर रही है तो ये लाइन भी टाइम को डिनोट कर रही है. ठीक है. सो हमारा जो टाइम है दैट इज़ गिवन बाय AD और OC. ठीक है. अब अगर हम ध्यान से देखें, अब डेरिवेशन हम करेंगे फर्स्ट इक्वेशन की. आपका जो लाइन है, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये लाइन क्या डिनोट कर रही है, स्लोप. मतलब ये स्लांट है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्लोप. और जो स्लोप होती है वो क्या बताती है हमें, एक्सेलरेशन. सो स्लोप ऑफ ग्राफ गिव्स यू द एक्सेलरेशन A. सो AB इज इक्वल टू A. और मैथ्स के अंदर जो स्लोप होती है दैट इज़ गिवन बाय परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो परपेंडिकुलर क्या है आपका, इस ट्रायंगल के अंदर BD और बेस क्या है आपका AD. अब BD की वैल्यू तो हमें पता नहीं, क्योंकि हमें BC की वैल्यू पता है और इसकी वैल्यू पता है, हमें ये वैल्यू नहीं पता. ये पूरी लाइन V थी. अगर ये पूरी लाइन V है और अगर ये U है तो इसके पैरेलल अगर ये लाइन गई तो जो तुम्हारा DC है वो भी U बनता है. और BC को अगर मैं CD में से माइनस कर दूँ तो BC क्या थी मेरी, V. ठीक है. और यहाँ पे OA अगर U था तो CD भी क्या बन गया, U. तो अगर मैं BC में से CD को माइनस करूँ तो मुझे BD मिल जाती है. सो BD इज इक्वल टू BC माइनस CD. अब BC हमारी क्या थी, V. CD क्या थी, U. तो BD क्या बन जाती है हमारी, B माइनस U. मतलब ये कि A इज इक्वल टू BC माइनस CD अपॉन AD. BC क्या था, V. CD क्या था, U. और AD क्या था, T. अब A इज इक्वल टू V माइनस यू अपॉन T. इसको इधर ट्रांसपोज कर दो तो V माइनस यू इज इक्वल टू AT. U उधर ले जाओ, V इज इक्वल टू U प्लस AT. दिस इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. हम दोबारा से करेंगे. ग्राफ के अकॉर्डिंग इनिशियल वेलोसिटी OA थी और OA को, क्योंकि मैंने AD को OC के पैरेलल ड्रॉ किया तो ये एक पैरेललोग्राम भी बन जाता है. तो OA इसके बराबर आया CD के पैरेलल. अब OA अगर U है तो CD भी U हो गया. तो इसलिए U इज इक्वल टू OA इज इक्वल टू CD. ये पूरी लाइन अगर A इनिशियल वेलोसिटी थी, B आपकी फाइनल वेलोसिटी है, तो B की हाइट कहाँ से मिल रही है, यहाँ से. तो जो BC है वो तुम्हारा क्या बन जाता है, फाइनल वेलोसिटी V. तो V जो है वो BC को कनोट करता है. ठीक है. उसके बाद टाइम OC है और OC के पैरेलल ये है और बराबर ये है. तो अगर OC टाइम बताता है तो AD भी टाइम बता रहा है. तो तुम्हारा जो टाइम है वो AD और OC दोनों है. नाउ अब जो तुम्हारा स्लोप ऑफ दिस ट्रायंगल, देखो ये एक ट्रायंगल है, ये इसका परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये स्लांट है. स्लांट को हम स्लोप भी बोलते हैं. ठीक है. तो ये स्लोप किस चीज़ को बता रही है, एक्सेलरेशन को. तो स्लोप ऑफ द ग्राफ इज एक्सेलरेशन विच इज इक्वल टू A. तो AB जो स्लोप है वो आपको बेसिकली क्या दे रही है, एक्सेलरेशन. और स्लोप मैथ्स में किसके बराबर होगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर. ज्योमेट्री में ये किया जाता है. तो परपेंडिकुलर क्या है आपकी, BD और AD है आपका टाइम. अब BD की वैल्यू हमारे पास नहीं है. BD को निकालने के लिए हम BC में से CD को माइनस करेंगे. BC क्या थी, V. CD थी U. तो BC में से CD माइनस किया तो हमें मिल गया V माइनस U. तो हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी. BD इज इक्वल टू BC माइनस CD एंड BD इज इक्वल टू V माइनस U. तो A इज इक्वल टू BD अपॉन AD की जगह मैं A इज इक्वल टू BC माइनस CD लिख देती हूँ. और उसके जो AD है वो AD रहा. अब BC क्या था, V. CD क्या था, U. AD क्या था, T. तो इक्वेशन आपको मिल जाती है A इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन T. T को इधर ले जाओ
तो तुम्हें मिल जाएगा v माइनस यू इज इक्वल टू 80, u को इधर ट्रांसपोज कर दो तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80 एंड दिस बिकम्स योर फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज वेलोसिटी टाइम इक्वेशन. टू कैलकुलेट और टू डिराइव द सेकेंड इक्वेशन, सबसे पहले सेकेंड इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर. और क्योंकि हमने ये भी ग्राफिकली करना है तो वही ग्राफ दोबारा बनेगा. अब मैं थोड़ा सा छोटा ग्राफ बनाऊंगी. सब कुछ सेम है, ये O है, ये A है, ये B है, ये C है और ये है तुम्हारा वेलोसिटी. रिमेंबर ये लिखना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे. ठीक है जी. अब हम क्या करेंगे, हमने किया था, अब मैं ये अगर लाइन बनाऊंगी तो ये लाइन क्या बनी है V. अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने आपको बताया था कि दिस इज़ योर एक्सेलरेशन और एरिया अंडर द ग्राफ विल गिव यू द डिस्टेंस. तो मतलब अगर मैं इस फिगर का एरिया निकाल लूँ तो मुझे डिस्टेंस मिल जाएगा एंड डिस्टेंस इज गिवन बाय s. सो कभी भी आपको डेरिवेशन आती है पहले आप ग्राफ बनाइए और ग्राफ में क्या क्या चीज़ किस किस को रिप्रेजेंट करती है आप पहले वो बताइए. सो OA इज इक्वल टू CD is equal to U, BC is equal to V, AD is equal to OC is equal to T. Okay. Now आप लिखोगे distance is equal to area of the graph. क्या ग्राफ है OABC. ये पूरे ग्राफ का आपको एरिया निकालना है. अब अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो मेरा ये जो ग्राफ है वो एक रेक्टेंगल बना रहा है और एक ट्रायंगल बना रहा है. ठीक है. सो एरिया ऑफ OABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADC. ठीक है जी. अब हम OADC का एरिया निकालेंगे. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. अब इस ट्रायंगल का बेस क्या है AD और हाइट क्या है आपकी BD. सो दिस विल बिकम हाफ. AD क्या है T और BD आपका क्या था B माइनस यू. लेकिन v माइनस यू हमें पिछली यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन v माइनस यू इज इक्वल टू AT. तो यहाँ पे मैं हाफ इंटू टी इंटू AT लिख दूँगी. तो मेरा ये बन जाता है हाफ इंटू A इंटू टी स्क्वायर. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर. ओके. नाउ आई हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल. सो एरिया of rectangle OADC is length into breadth. लेंथ क्या है आपकी OC, ब्रेड्थ क्या है AO, OC क्या है आपका T और AO क्या है U. तो ये बन जाता है UT. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. एडिंग 1 and 2. तो एरिया ट्रायंगल का एरिया और रेक्टेंगल का एरिया क्या बना था, एरिया ऑफ OABC. देयरफॉर एरिया OABC इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर और S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT square. So this is how we derive the second equation of motion. Now we move to third equation of motion. थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर वही ग्राफ दोबारा बनेगा. सब कुछ सेम है.
अब आपकी इक्वेशन है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS। क्योंकि S यहाँ है तो फिर से एरिया अंडर द ग्राफ लेना है, तो बोलोगे कि पहले भी लिया और अभी भी लिया। अब हम एरिया ऑफ ट्रिपीजियम लेंगे। ये एक ट्रिपीजियम बनता है। अगर आप अपने ग्राफ को ध्यान से देखो तो ये है आपकी पैरेलल साइड्स, ये है आपका ट्रिपीजियम और ये है डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स। जब हम इसका एरिया निकालेंगे तो हमें इक्वेशन अपने आप मिलेगी। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रिपीजियम OABC, and everybody know that area of trapezium OABC is equal to half OA plus BC multiplied by AD. What is OA equal to? U. What is BC equal to? V. And what is AD equal to T. अब अगर हम ध्यान से देखें, इस इक्वेशन के अंदर टाइम नहीं है और हमारा इसके अंदर टाइम आ रहा है, तो हमें टाइम को एलिमिनेट करना है। अब उसके लिए हम फर्स्ट इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन v माइनस यू इज इक्वल टू AT, तो हम यहाँ पे t को v माइनस यू अपॉन a लिख सकते हैं और इस वैल्यू को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो s विल बी इक्वल टू हाफ u प्लस v इंटू v माइनस यू अपॉन a। अगर आप ध्यान से देखो तो न्यूमरेटर में a प्लस b इंटू a माइनस b की आइडेंटिटी लगती है। सो s इज इक्वल टू हाफ v प्लस यू इंटू v माइनस यू अपॉन a, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। सो s इज इक्वल टू हाफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए। जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। इसको इधर ले जाओ, सो यू गेट 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2as इज योर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। मूविंग ऑन टू द लास्ट थ्योरेटिकल चैप्टर ऑफ फर्स्ट चैप्टर, दैट इज सर्कुलर मोशन। तो जो तुम्हारी सर्कुलर मोशन है, अभी तक हमने जितनी भी इक्वेशन करी या जो भी हमने मोशन के बारे में पढ़ाई करी वो एक स्ट्रेट लाइन में थी। तो स्ट्रेट लाइन की जो मोशन होती है उसको हम लीनियर मोशन बोलते हैं, अगर वो एक स्ट्रेट लाइन में है। अगर वो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो उसमें क्या हो जाएगा? सर्कुलर मोशन। अब ये बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाता। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हमने किया, तो किसी अगर सर्कुलर मोशन में स्पीड निकालने के लिए आती है तो स्पीड तो अब यहाँ पे s की जगह हम क्या लगाएंगे? v, क्योंकि फिजिक्स में अब s किसको चला गया? डिस्टेंस को। डिस्टेंस क्या है तुम्हारा? सर्कम्फ्रेंस। जो डिस्टेंस है दैट इज बेसिकली सर्कम्फ्रेंस विच इज इक्वल टू 2 पाई r, और टाइम तुम्हारा t। सो v इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन t से हम सर्कुलर मोशन में करेंगे। एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको सर्कुलर मोशन में याद रखना है, और वो ये है कि सर्कुलर मोशन इज़ एक्सेलरेटेड मोशन। अब एक्सेलरेटेड मोशन का क्या मतलब है? एक्सेलरेशन हो रही है, और आप बोलोगे मैम एक सर्कुलर पाथ में अगर एक बॉडी सेम वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, से अर्थ है, अर्थ अगर सूरज के इर्द गिर्द घूम रही है तो क्या अर्थ की मोशन जो है वो एक यूनिफॉर्म मोशन है या एक एक्सेलरेटेड मोशन है? इट इज़ नॉट अ यूनिफॉर्म मोशन, इट इज़ एन एक्सेलरेटेड मोशन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन विच कम्स इन योर माइंड इज कि अर्थ तो सेम वेलोसिटी से घूम रही है तो वो एक्सेलरेट कैसे हो रही है? क्योंकि अगर हम पुराना याद करें, एक्सेलरेशन जो है वो किस पे डिपेंड करती है? वेलोसिटी पे। और वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब ये है कि वो आपके मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड कर रही है और वो डायरेक्शन पे भी डिपेंड कर रही है। तो अगर मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अगर बदल रही है तो वेलोसिटी फिर भी बदलेगी, और जैसे वेलोसिटी बदलेगी तो बॉडी की में एक्सेलरेशन होगी। एक्सेलरेशन का ज़रूरी मतलब नहीं है कि स्पीड
बढ़ाना या कम करना। अगर डायरेक्शन भी बदलती है तो भी वेलोसिटी बदलती है। और एक सर्कल को अगर हम देखें तो एक बॉडी जब सर्कल में यहाँ है तो उसकी वेलोसिटी इस टेंजेंट पे है, अगर वो यहाँ है तो उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, अगर वो यहाँ है उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। तो हर पॉइंट के ऊपर उसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो बदल रही है, चाहे उसका मैग्नीट्यूड, मतलब एक बॉडी चाहे 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्यों ना चल रही हो पूरा टाइम, लेकिन अगर वो गोल घूम रही है तो हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज कर रही है। इनफाइनाइट पॉइंट्स को जोड़ के एक सर्कल की बाउंड्री बनती है। तो इसलिए जब आप ऐसा कर लोगे तो आपका जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन चेंज होगी तो वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी तो बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन होगी। तो इसीलिए हम बोलते हैं दैट सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन। नाउ वी आर लेफ्ट विद द numericals. Numericals will be done when we meet in the class because it becomes a little difficult to explain numericals on the video lecture. Thank you.